हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचारे होंगे, मचारे होंगे, मचारे होंगे। मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस ऑल कॉन्सेप्ट सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं, अभी तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हम बिल्कुल एंडिंग के चैप्टर्स की ओर हैं। आज हम एक बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर कुछ मायनों में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। ये चैप्टर कुछ मायनों में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं किधर ना किधर से कैसे ना कैसे ये चैप्टर क्लास 10th में आपके बहुत काम आएगा। अच्छा, एक चीज और, ये इट इज नॉट अ वन शॉट, इट इज ए गन शॉट। ठीक है, इस गन शॉट में हम पूरे चैप्टर अच्छी तरह से डिटेल के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अरे भाई नोट्स चाहिए ना, कमेंट में एक लिंक लगा होगा, ठीक है, या फिर आप देखेंगे वहां पर एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर जाइए, आपको इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके क्लास 10th में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में ये चैप्टर रिपीटेड है, थोड़ी ज्यादा डिटेल के साथ, थोड़ी ज्यादा जानकारी के साथ। तो अभी से आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बनाकर चलिएगा, अभी से आप आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर चलिएगा, क्योंकि ये बातें क्लास 10th में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। क्लास 10th में भी ये आपके पास आएगा, क्लास 10th में भी ये बातें आपको सीखना पड़ेंगी। तो आई होप एंड आई विश आप सभी कूल हो गए, आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त हो गए, आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे हो गए। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है क्लास 9th आईसीएसई के बच्चों के लिए, जिस पर बच्चा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, कहता है अरे सर हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ध्यान से समझना पड़ेगा। चैप्टर छोटा भी है। क्लास 10th में जब आप आएंगे तो क्लास 10th में इससे रिलेटेड डबल डिटेल दी हुई है, लगभग इस चैप्टर की जितनी लेंथ है उसका अप्रोक्सीमेटली डबल आपको वहां मिलेगा। लेकिन यहां पर क्लास 9th में ठीक है भाई, काम चल जाता है, क्लास 10th में आपको डबल पढ़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हम किन किन बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट क्या होता है, कौन कौन से सिंबल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ इंसुलेटर, कुछ कंडक्टर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में, और फ्लो ऑफ करंट की बातें, कन्वेंशनल डायरेक्शन के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। यही आपके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है और यही आपके पूरे चैप्टर के ऑल टॉपिक है। अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर, मतलब क्लास 10th में जब आप आओगे ना तो ये बातें आप वहां पर पढ़कर जाना, क्योंकि क्लास 10th में ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। क्लास 10th में ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो क्लास 10th में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। आप अगर शब्द को सुन पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूं सॉलिड्स के लिए, ठीक है, आप अगर इलेक्ट्रिक वर्ड को सुन पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी भावना इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है। और भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, और भी बातें आपको सिखाने वाला हूं। करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो करना। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर करंट की तो वाटर फ्लो कर रहा है, अगर मैं बात करूं एयर करंट की तो मतलब एयर फ्लो कर रही है। तो करंट वर्ड का मतलब होता है फ्लो करना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट मतलब यहां पर बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जहां जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां वहां इलेक्ट्रिक करंट के बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है, वहां वहां इलेक्ट्रिक करंट के आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इन्हीं बातों को हम आज करने वाले, इन्हीं बातों को आज हम सीखने वाले। तो बढ़िया दिल लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा इन बातों को। ठीक है, अब देखिए बच्चा, है ना, किन किन बातों के बारे में हम यहां पर सीखेंगे वो हम पता लगा चुके हैं। अब देखिए डायरेक्ट करंट के सोर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सोर्स दिखाता हूं। हमारे टीवी के रिमोट में एक सेल डलता है ना, मेरे पास क्योंकि अभी टीवी का रिमोट है तो मैं इसको ऑपरेशन कर देता हूं। टीवी के रिमोट में एक सेल डलता है ना, तो देखिए ये टीवी का रिमोट है, इस रिमोट में हमने एक सेल डाला, ये भी करंट का सोर्स है, ठीक है ना, ये भी करंट का सोर्स है। और बच्चा देखो हमारे घर में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट भाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है। डायरेक्ट करंट कहां, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घरों पर इलेक्ट्रिक करंट आता है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, देखिए अब ये इलेक्ट्रिक करंट आता है दूर से, हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम फैन चलाते हैं कन्वर्ट कर कर मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, जिससे हम लाइट ऑन करते हैं कन्वर्ट कर कर लाइट एनर्जी में। तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है जो कि हम कन्वर्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग उपयोग से। तो बच्चा देखो
कॉमनली आप पेंसिल सेल यूज करते हो, कॉमनली बैटरी यूज करते हो, कॉमनली सेल यूज करते हो। अब तो जनरेटर, इन्वर्टर ये सब भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के लिए बेटा, तो याद रखिएगा। अब देखिए करंट का बंटवारा दो रूप में किया जाता है, ठीक है। करंट का बंटवारा दो रूप में किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को मैं डीसी लिखता हूं और ऑल्टरनेटिंग करंट को एसी लिखता हूं। बेटा डायरेक्ट करंट, ठीक है, एग्जांपल के लिए है ना, ध्यान जो है ना, हमारे घर में करंट आता है, ठीक, मान लो कि ये 5 एम्पियर आ सकता है ना, मान लो ये 4 एम्पियर आ सकता है, मान लो ये 3 एम्पियर आ सकता है, मान लो 5 आ सकता है, मान लो 4 आ सकता है, मान लो 2 आ सकता है, मान लो 1 आ सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ऐसा करंट जो एक डायरेक्शन का होता है, जो सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, एग्जांपल के लिए मेरे हाथ को अगर आप मानते हो कि एक इलेक्ट्रिक वायर है और इस पेन को आप मानते हो इलेक्ट्रॉन, तो जब चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है तो इस कंडीशन में वैल्यू बढ़ सकती है, मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा एक रहेगी। तो इससे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट करंट, ठीक है। इस करंट को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट करंट। और अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो कभी ये +5 एम्पियर है तो कभी ये -5 एम्पियर है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ऑल्टरनेटिंग वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो उसका मतलब भी तो यही हुआ, एक डायरेक्शन फिर अगली डायरेक्शन फिर अगली डायरेक्शन फिर। तो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड में वेरी, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड कम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन भी बदलेगी और मैग्नीट्यूड तो बदल ही रहा है, ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी तो मैग्नीट्यूड भी तो बदल जाएगा। अगर हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ऑल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हम करंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में टाइम है और इस डायरेक्शन में करंट का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो अगर आप है ना इमेजिन करिए कि हमने यहां पर ग्राफ बनाया है डीसी के लिए, तो पॉसिबली आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, या फिर अप डाउन भी मिल सकता है, लेकिन कॉमनली स्ट्रेट लाइन मिलती है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का अगर करंट फ्लो हो रहा है इन अ सिंगल डायरेक्शन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो सबसे ज्यादा कॉमन इस तरह की वेव्स मिलती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन इस तरह की वेव्स मिलती हैं, इन्हें साइनसोइडल वेव्स कहा जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव। तो ऑल्टरनेटिंग करंट बाई डायरेक्शनल करंट होता है जिसके पास दो डायरेक्शन होती है। इमेजिन करिए मेरा हाथ एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से ये जो पेंसिल जा रही है ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक डायरेक्शन में होता है तो डीसी, और अगर एक बार आगे एक बार पीछे, 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 तो इस कंडीशन में इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो एसी और डीसी, एसी और डीसी ये होते हैं एसी और डीसी। और बच्चे हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम और गहराई में बात करेंगे और ज्यादा जानकारी में बात करेंगे। अब देखिए हमारी लाइफ में अक्सर हम छोटे मोटे करंट्स को सेल से यूज करते हैं। टीवी के रिमोट में सेल डलता है, हाँ भाई, मैं जब बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे पास एक रिमोट वाली कार हुआ करती थी, है ना, वैसे छोटा बच्चा तो आज भी हूं, ठीक है। रिमोट वाली कार में क्या होता था कि मैं सेल लगाया करता था, रिमोट वाली कार में मैं क्या लगाया करता था? सेल लगाया करता था। अब देखिए उस सेल का जीवन में दूसरे रूप में उपयोग कर रहा हूं, फोन में, ठीक है। अब भाई रिमोट वाली कार में आपने सेल लगाया होगा, है ना, उसके अलावा घड़ी में सेल लगाया होगा, उसके अलावा टीवी के रिमोट में सेल लगाया होगा। ये सारी चीजें हमने डेली लाइफ में यूज करी। आज हम मोबाइल की बैटरी का यूज करते हैं, गाड़ी की बैटरी का यूज करते हैं। आजकल तो ईवी कितने सारे आ रहे हैं भाई, आजकल तो ढेर सारे ईवी आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना जब मैं आपको सेल्स के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले सेल क्या होता है? तो सेल एक सोर्स होता है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है भैया, किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप ये मत सोचिएगा कि सेल तो बायोलॉजी में भी पढ़ा, सेल तो हमें अकाउंटेंसी वाले टीचर भी पढ़ाएंगे, अरे भाई साहब ये सेल अलग है। यहां पर हम सेल की बात करें ना, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब देखिए सेल का बंटवारा दो टाइप में किया गया, ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। मैं आपको एक तरीके से याद कराता हूं। प्राइमरी सेल मतलब घड़ी का सेल,
ठीक है, ऐसे याद रख लेना, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। प्राइमरी सेल मतलब घड़ी का सेल, और सेकेंडरी सेल का मतलब हुआ हमारे टीवी मोबाइल का बैटरी मान लो। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये वॉच का है ना, और ये मोबाइल का। ठीक, अब देखिए जैसे वॉच का सेल है ना, दुनिया में कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो, सबके पास केमिकल होता है। ठीक है, सबके अंदर क्या डाला होता है, केमिकल होता है। इस केमिकल की एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, केमिकल की एनर्जी को ये वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेल की, वो है ना, कौन से, वॉच के सेल की, तो एक बार केमिकल से करंट बन गया, फिर आप क्या करते हो, सेल निकाल के फेंक देते हो, यही करते हो ना, उसको चार्ज तो कर नहीं सकते। वो एक डायरेक्शन में भाई साहब क्या करता है, केमिकल से एनर्जी बनाता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन मोबाइल की बैटरी के साथ ऐसा थोड़ी करते, मोबाइल की बैटरी के साथ ऐसा थोड़ी ना करते। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते होगे, बिल्कुल नहीं करते होगे, बिल्कुल भी नहीं करते होगे। अब आप क्या करते हो भाई, मोबाइल की बैटरी के साथ ऐसा करते हो कि कभी जब करंट फ्लो हो जाता है तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब क्या करोगे, बैटरी निकाल के फेंक दोगे, नहीं, उसे क्या कर दोगे, चार्ज कर दोगे। ठीक है, उसे क्या कर दोगे, चार्ज। तो भाई मोबाइल की बैटरी मतलब सेकेंडरी सेल में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, और जब हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, काम खत्म। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें तो सेकेंडरी सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, डिस्चार्जिंग हो गई, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वापस बना सकते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा गलत लिखा है ना, इसके लिए हम लिखेंगे रिवर्सिबल। ठीक है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, अब देखिए जब इसमें रिएक्शन हो रही होती है तो केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन से, हमारे घड़ी के सेल में, मतलब प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली, काम खत्म। ठीक है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली, काम खत्म। लेकिन सेकेंडरी सेल में जब हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम उसे डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो है ना, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम उसे चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है। देखिए, याद रखिएगा, तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है ना, और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है तो इस कंडीशन में करंट लिया जाता है इसमें से। ठीक है, अब देखो भाई, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते। अगर हम रिचार्ज कर रहे होते तो टीवी के रिमोट के सेल को निकाल कर फेंकते नहीं, है ना, गाड़ी के खिलौने के सेल को निकाल कर फेंकते नहीं, इससे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हम सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास स्कूटी है ना, स्कूटी को स्टार्ट करने के लिए हम सेल्फ का बटन दबाते हैं, ऐसा करते हैं ना, वो किक का वो स्विच, वो प्लग लगाता, उसको जैसे ही हमने दबाया गाड़ी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उसके अंदर बैटरी लगी होती है। पता है, उस बैटरी कभी ना कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इसको चार्ज कर लेते हैं। तो उस गाड़ी के अंदर, उस मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी डली हुई है, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या कॉम्बिनेशन लगाकर वहां बैटरी बनाकर बनाई गई है, और वो अगर डिस्चार्ज होती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सेल का यूज वहां किया जाता है जहां पर हमको कम करंट की जरूरत होती है ना। प्राइमरी सेल का यूज हम कम करंट वाली जगह पर करते हैं, है ना, लेकिन सेकेंडरी सेल का यूज हम उन जगहों पर करते हैं जहां पर हमको लार्ज करंट चाहिए होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप वो छोटे छोटे सेल से एक्टिवा तो स्टार्ट कर नहीं सकते हो। ठीक है, उन छोटे छोटे सेल से ट्रक तो स्टार्ट कर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उन छोटे सेल को आप घड़ी में लगाओगे, टीवी के रिमोट में लगाओगे, क्योंकि यहां पर कम करंट में काम चल जाता है। तो प्राइमरी सेल ऐसी जगह पर यूज की जाते हैं जहां पर स्मॉल करंट रिक्वायर्ड होता है, और सेकेंडरी सेल उन जगहों पर यूज किए जाते हैं जहां पर लार्ज करंट रिक्वायर्ड होता है। आप मार्केट जाइए, प्राइमरी सेल खरीदने जाएंगे, 10 रुपए का 20 रुपए का आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल की बैटरी खरीदने जाएंगे 4,000 5,000, तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ना वो बहुत सस्ते होते हैं, है ना, ये हल्के भी होते हैं और साथ ही साथ सस्ते भी होते हैं, है ना, ये लाइट और चीपर दोनों होते हैं। और जो सेकेंडरी सेल होते हैं ना ये हैवी होते हैं और कॉस्टली होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल हल्के होते हैं और सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं, हैवी होते हैं और कॉस्टली होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल
जैसे सिंपल वोल्टाइक सेल या डैनियल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल का एग्जांपल सिंपल सेल जो होता है, और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल लेड एक्यूमुलेटर, नीफे सेल, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स होते हैं। बेटा याद रखना है, प्राइमरी सेल का मतलब वो टीवी के रिमोट का सेल, सेकेंडरी सेल का मतलब मोबाइल की बैटरी। ऐसे आसानी से याद हो जाता है, मोबाइल तो हमारे साथ हमेशा रहता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट को बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, जैसे कि हम मेटल्स की बात करते हैं, जिन मेटल जैसे कॉपर की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो जब इन सब में से करंट फ्लो होता है तो वो करंट पता है किस कारण से फ्लो होता है? वह करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, अगर हम गैस की बात करते हैं, उनमें से भी करंट फ्लो हो सकता है, डिस्चार्जिंग हो सकती है, तो वह करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो मेरे बच्चे इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। हम यहां पर अभी क्लास 9th क्लास 10th के बेसिक पर पढ़ रहे हैं, तो क्लास 9th और क्लास 10th में जो करंट फ्लो होता है वो सॉलिड्स की हम बात करते हैं। तो सॉलिड में करंट फ्लो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी वायर, आप बिजली का तार देखते हो ना, उस बिजली के तार में से करंट कैसे फ्लो होता है? उस बिजली के तार में से करंट फ्लो होने का कारण है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उसी के साथ साथ चार्ज भी फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कहां से फ्लो होगा? थ्रू अ कंडक्टर। अरे याद करिए, शुरुआत में तुमको बताया था कि करंट का मतलब क्या होता, तो मैंने बोला था करंट का मतलब होता है फ्लो होना, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो जब जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, मे बी एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, मे बी दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम टाइम की मदद लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मुलेट कैसे करोगे, तो आप लिखोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और मेरे बच्चे जीवन में कभी भी आपको रेट निकालना होती है तो आप टाइम की मदद लेते हो। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज है। तो बच्चा देखो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मेरे बच्चे याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अभी आप नेक्स्ट ईयर आ जाओगे ना, तो इस फॉर्मूला में मैं चेंज कर दूंगा, दैट इज एनी बाई टी, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में है। आईसीएसई की एक बहुत अच्छी खासियत भी है कि वो चीज़ों को बार बार रिपीट करके पढ़ाता है। तो आपको ये सब जो पढ़ाया जा रहा है ना, रिपीटेड वे में पढ़ाया जा रहा है, आपको ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट कर करके पढ़ाई जा रही है, ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से याद रहे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शन, ये बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्शन, ये बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। इसके पास डायरेक्शन होने के बाद भी इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। काहे के लिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ये वेक्टर के किसी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है वेक्टर के किसी लॉ से, ये वेक्टर का कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेगा। इसको क्या करना वेक्टर के किसी भी लॉ को फॉलो करवा के? कोई जरूरत नहीं है इसे वेक्टर के किसी लॉ को फॉलो करवाने की। ठीक है, तो इट डज नॉट ओबे एनी वेक्टर लॉ, और जब ये वेक्टर के किसी लॉ को ओबे नहीं करता है तो ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बिल्कुल भी वेक्टर फॉर्म में चलूंगा ही नहीं, मैं तो स्केलर क्वांटिटी हूं। क्योंकि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर के लॉ को ओबे करना भी जरूरी है। तो भैया ये वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता, इसी कारण से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट है एम्पियर सर के नाम पर पड़ी। ठीक है बच्चा, क्या एम्पियर सर के नाम पर पड़ी। अब आप फॉर्मूला देखिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आप अगर फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या है? दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी इफ, बेटा ये सारी चीजें आपको क्लास 10th में आएंगी। चार्ज 1 कूलाम है और 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तो हम कूलाम की जगह 1 कूलाम, टाइम कितना सेकंड, तो करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो मेरे बच्चे, when 1 coulomb charge flow through a conductor for 1 second, then current is said to be 1 ampere. Good, याद रखेंगे। ठीक है, पूछी जाती है ये बातें, पूछी जाती है। अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है ना,
पहले ऐसा माना जाता था इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की। ठीक है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। मेरे शब्दों को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कारण क्या है, तो आंसर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है ऐसा सच में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जो थी करंट की डिस्कवरी के काफी बाद हुई। इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी ना करंट की खोज होने के काफी बाद हुई है। ठीक है, तो अब बातें कुछ ऐसी हैं, ज्ञान कुछ ऐसा है कि यार पहले हमने क्या करा, कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं। इस कारण से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब सोर्स ऑफ करंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि करंट दो टाइप की होते हैं, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी जो होता है कॉमनली हमारे घरों में एसी की सप्लाई होती है। ठीक है, हमारे घरों में आप देखना एसी की सप्लाई होती है, और इसे बनाने के लिए एसी जनरेटर का यूज किया जाता है। और डीसी जो होता है वो सेल या बैटरी से बनाया जाता है। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, है ना, याद रखना क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं कि भाई साहब एसी और डीसी के सोर्स क्या होते हैं। एसी का सोर्स है एसी जनरेटर, डीसी का सोर्स होता है बैटरी। ठीक है, अब देखिए सेल या बैटरी अगर आप बनाते हो तो डायरेक्ट करंट को सेल या बैटरी से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा होता है नेगेटिव। और अगर आप ये डीसी सोर्स था बेटा, ठीक है, ये डीसी सोर्स था, मतलब डीसी करंट का सोर्स। और अगर हम बात करते हैं एसी सोर्स की, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ठीक, तो कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से हम बात करते हैं एसी सोर्स की। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी डीसी सोर्स की और ये बात करी एसी सोर्स। भाई ऐसे ही तो चलता है, और मैंने ग्राफ बनाया था ना, ऐसे ही तो था, तो उसी ग्राफ को फॉलो यहां पर किया। ठीक है, अब देखिए मेरा डायग्राम हो सकता है आपको अच्छा ना बना। ठीक है, अब देखिए भाई एग्जाम में अगर आता है कि एक सर्किट डायग्राम बनाई जिसमें सेल जुड़ा हो, जिसमें बैटरी जुड़ी हो, जिसमें अमीटर कनेक्टेड हो, तो आपको वहां लिखना नहीं है कि सेल क्या है, सेल कैसे बना, कुछ नहीं, आपको सिंबल दिए गए, हर चीज का सिंबल दिए गए। और क्लास 9th को आपको सिंबल के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। क्लास 9th में आपको सारी चीजें इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि आपको सिंबल अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल का सिंबल पता होना चाहिए। सेल में दो वर्टिकल्स लाइन होती हैं, सिंबल की बात कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता सर। आप भी मतलब सर एक्चुअल में सेल ऐसा दिखता है, बिल्कुल भी नहीं। सिंबल में आपने दो वर्टिकल लाइन है, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन है, एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, अब देखिए जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव है और जो छोटी वाली लाइन है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो बच्चा बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बड़ी वाली लाइन अगेन वही पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन वही नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां पर एसी सोर्स की, इसके बारे में मैं आपको कुछ सेकंड्स पहले बता ही चुका हूं कि एसी सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो भाई सेल दो लाइंस में काम चल जाएगा, बैटरी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और एसी सोर्स जो होता है समझ ही गए होगे आप, एसी करंट प्रोवाइड करने वाला एसी सोर्स कहलाने वाला। ठीक है, और भी सिंबल्स है भाई, ये देखिए ये सिंबल है प्लग का। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में डॉट नहीं बना है, इसका मतलब प्लग ओपन है। ध्यान से सुनना, जब प्लग खुला होगा, जब प्लग ओपन होगा तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब प्लग क्लोज होगा, ठीक है, जैसा कि यहां पर नीचे बना हुआ है, जब की या प्लग क्लोज होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप डॉट नहीं बनाओगे, बीच में दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, उनके बीच में अगर डॉट नहीं बनाओगे इसका मतलब की ओपन है, और अगर आप इसके बीच में डॉट बना देते हो तो इसका मतलब की क्या है बच्चा, क्लोज है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम बात कर रहे हैं यहां पर स्विच की। ठीक है, अब देखो यहां पर स्विच ओपन है भाई, स्विच ओपन है ना, स्विच ओपन है यहां पर, तो करंट फ्लो कैसे होगा, और अगर आप इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हो तो स्विच क्लोज है, इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा। ये टैपिंग की है, इसको टच करते हैं तो करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये टैपिंग की होती है, जब हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो एरो ऊपर, ओपन में एरो ऊपर आ जाएगा और क्लोज में एरो नीचे आ जाएगा। ये टैपिंग की होती है, प्लग की, स्विचेस और टैपिंग की अक्सर एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्किट्स में दिखती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये प्लग की का यूज किया जाता है। मतलब डायग्राम्स में आप देखना, हम नेक्स्ट ईयर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट ईयर और भी गहराई पढ़ेंगे, तब हम बार बार इन प्लग की के बारे में ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सिंबल हैं।
अब रेजिस्टेंस, ये थोड़ी सी बातों को समझ लेना। अब रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली इट इज द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? बेसिकली इट इज द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। ओके, तो बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, जब जब करंट के रास्ते में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है कॉमनली एक तरह का वायर होता है जो अलॉय से बना होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। आपने कुछ हीटिंग एलिमेंट देखे होंगे, जैसे आपके घर में हो सकता है रूम हीटर हो, आपके घर में हो सकता है इलेक्ट्रिक प्रेस हो। उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हम उसका वहां यूज करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज्यादा आप लेंथ रखोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है, और यही रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो R proportional A and sorry R proportional L and R is inversely proportional to area। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी रेजिस्टेंस बॉक्स का भी हमें यूज करना पड़ता है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाने में और हमें रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत आसानी होती है। एक प्लग लगाकर, एक प्लग को उठाकर इधर उधर करना है, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ सकती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो सकती है। सेम टू सेम रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट एक वेरिंग रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है ना, और ये कॉमनली इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने के काम की जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे घरों में फैन होता है, फैन में रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है या स्पीड कम करता है। ठीक है, अब वो रेगुलेटर है क्या? वो रेगुलेटर है बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम फैन को फुल स्पीड पर कर देते हैं इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, फैन को ज्यादा करंट मिल जाता है। और अगर हम फैन को मिनिमम स्पीड पर कर देते हैं मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, फैन को मिनिमम करंट मिलता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल होता है कचर 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 कचर। ठीक है, अब देखिए रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके साथ एक एरो बना होता है। चाहे तो आप यहां से एरो बना सकते हो, चाहे आप यहां से एरो बना सकते हो। ठीक है, ये जॉकी होता है, मूवेबल वायर होता है, इसे जॉकी बोला जाता है। मूवेबल वायर जो यहां से यहां मूव कर सकता है। आई होप आपको यहां तक की बातें अच्छी तरह से क्लियर होंगी। अब देखिए अगला है अमीटर। यार शब्द को कैच करना, अमीटर मतलब एम्पियर मीटर, मैं ऐसे याद कराता हूं। ठीक है, एम्पियर मीटर, अमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सर्किट। जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे कहा जाता है अमीटर। ठीक है, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अमीटर को किससे कनेक्ट किया जाएगा? हमेशा और हमेशा सीरीज से। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा ऑलमोस्ट कितना होगा? 0, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट को परेशान करेगा, इसलिए इसके रेजिस्टेंस को मिनिमम 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 रखा जाता है। ऑलमोस्ट कितना रखा जाता है? ऑलमोस्ट 0। तो रेजिस्टेंस सॉरी है ना, हमारे पास एक अमीटर नाम की डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करना। सिंबल कुछ ऐसा होता है। अगली बारी है वोल्ट मीटर, क्योंकि अभी आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के डिफरेंस है ना, उसके पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, और इसे मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसा गोला बनाया उसके बीच में वी रख दिया, ये होता है वोल्ट मीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर ऐसा दिखता नहीं है भाई, है ना। अब लाइव क्लास में कभी आओगे ना तो मैं आपको वोल्ट मीटर दिखाऊंगा, तो वोल्ट मीटर ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर हाँ भाई कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो हमेशा इससे अक्रॉस दी पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और बच्चा देखो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये रहा हमारा वायर, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करना है, तो ये लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। अब देखो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा तो कुछ करंट यहां से बाईपास होने लगेगा। करंट यहां से जाना चाहिए तो करंट यहां से बाईपास हो सकता है, इसलिए वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को कितना लिया जाता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अगला है
गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे अमाउंट ऑफ करंट को चेक करके पता लगाना है कि छोटा मोटा अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट है नहीं। इसके अलावा वो डायरेक्शन का भी पता लगाती है, ठीक है। कुछ ऐसा सिंबल होता है और इसे भी हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगला है लोड, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, हमारे घर में बल्ब जल रहा है ना, वो एक तरह का लोड है। हमारे घर में टीवी चल रही है ना, वो एक तरह का लोड है। हमारे घर में रेफ्रिजरेटर चल रहा है ना, तो वह एक तरह का लोड है। लोड है क्या? बेसिकली इट इज द मतलब ऐसा कुछ जो भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट है, जो कि हमारे सर्किट से कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम कर रहा है, उसे लोड बोला गया। यहां पर एक दो सिंबल दिए गए, जैसे बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, और हीटर का सिंबल ऐसा होता है। रेजिस्टेंस के बीच को गोले में कवर कर दो, ये सिंबल होता है हीटर का। मैं फिर से कह रहा हूं, बल्ब का सिंबल ये होता है, हीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है। अब देखो, कुछ भी अप्लायंसेस कनेक्ट करो, उसे क्या बोला जाएगा? लोड। अब देखिए कनेक्टिंग वायर, भाई जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ दे उन्हें कहा जाता है कनेक्टिंग वायर। मैं दोबारा अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ दे उन्हें कहा जाता है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर एंड कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अब देखो, बेसिकली ऐसे कनेक्टिंग वायर जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है उनका यूज हम करते हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्टिंग वायर जिनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई है, एग्जाम्पल के लिए सिल्वर का उपयोग कर सकते हो, अमीर लोगों को चांदी का उपयोग कर लो भाई। उसके अलावा आप कॉपर का यूज करते हो, कंडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी लो है। एल्यूमिनियम का यूज करते हो, कंडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी लो है, ठीक है। लेकिन जैसे 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 आप नाइक्रोम की तरफ आते जाते हो, उल्टा हो जाता है, रेजिस्टिविटी हाई है और कंडक्टिविटी लो। तो इसी कारण से हमारे घरों में एल्यूमिनियम या कॉपर, है ना, या कॉपर का यूज किया जाता है। अब यहां पर एक छोटा सा सर्किट दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए, छोटा सा एग्जांपल है, यहां पर एक लोड लगा हुआ, ये बल्ब, ठीक है। आप देखिए, यहां पर एक लोड लगा हुआ है, ये दिख रहा है आपको एक बल्ब। इस बल्ब को ग्लो करने के लिए हमने एक बैटरी कनेक्ट किया। बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसे चेक करने के लिए हमने अमीटर लगाया है, और अमीटर किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। देखा, अब ये प्लग है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये रियोस्टेट है करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। लेकिन बल्ब में कितना पोटेंशियल लग रहा है, पोटेंशियल यूज हो रहा है, इस पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। ये सर्किट आप जब क्लास 10th में आओगे ना, तो क्लास 10th में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला है इंसुलेटर। भाई साहब, इंसुलेटर मतलब लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, है ना, ये अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। एग्जांपल के लिए लकड़ी ले लो, ठीक है, एग्जांपल के लिए प्लास्टिक ले लो, इनमें से करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके पास लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। जब हमारे मटेरियल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जब हमारे मटेरियल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो खुद अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कैसे होने देगा? तो है ना बच्चे, याद रखिएगा कि इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते। इनके पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसके अपोजिट कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कॉपर की, एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं सिल्वर की, ठीक है। तो कॉपर और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, और इन्हें बोला जाता है कंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इनके पास बहुत कम रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। अब अगला एक सेमीकंडक्टर और होता है, लेकिन अभी वो तुम्हारे पास तुम्हारे काम का भी है नहीं, ठीक है। अगला है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर को हमने मेटल वायर से कनेक्ट किया, ठीक है, और वो अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कहां से? अनचार्ज कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के। मैं आपको फिर से बताता हूं, ठीक है। यहां पर एक बड़ा प्यारा डायग्राम बना हुआ है, इस प्यारे डायग्राम को समझिए। देखिए, मेरे पास एक मटेरियल है, एक गोला मान लेते हैं, और आई हैव वन मोर गोला, ठीक है। अब एक गोले को मैंने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, किसी भी मेथड से दे सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों गोले को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ना, वो यहां से यहां होगा, ठीक है, अनचार्ज से चार्ज कंडक्टर की ओर, ठीक है।
कहां से कहां तक, अनचार्ज से चार्ज कंडक्टर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहां से यहां होगा। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से मतलब चार्ज टू अनचार्ज, और बच्चा जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात है अनचार्ज टू चार्ज होती है बेटा। और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन और जो हमारी प्रैक्टिशनल डायरेक्शन है उसके बारे में। अच्छा देखो, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? ये कंफ्यूजन होने का कारण ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की खोज पहले हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की खोज पहले तो हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चा एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट हमें पहले पता चल गया, लेकिन भाई इलेक्ट्रॉन्स बाद में पता चले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को पहले पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं। तो जब भी एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं मेटल वायर से किसी अनचार्ज कंडक्टर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव से अनचार्ज वन की तरफ। ठीक है बच्चा, याद रखिएगा इन बातों को, याद रखिएगा। थर्ड वाला भी वही रिपीटेड है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कहां से कहां तक, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो ये जो डायरेक्शन है इसे बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल करंट। और जो अपोजिट डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे बोला जाता है बच्चा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, तो यार डायरेक्शन का खेल है यहां पर। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसे कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। और बच्चा द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उससे कन्वेंशनल डायरेक्शन बोला है। कन्वेंशनल डायरेक्शन इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला गया। ठीक है, अब देखिए, जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चा, जब हम दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। बेटा याद रखना, अब एक चार्ज को, है ना, एक चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, किसी भी तरीके से ले जा सकते हो आप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या सो ऑन, कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। तो बच्चा देखो, बेसिकली हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो कुछ कंडीशन में कुछ वर्क डन करना पड़ता है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे, बिना वर्क डन के तो वर्क ही नहीं चलेगा, बिना वर्क डन के तो कोई काम ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वर्क डन। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कुछ ना कुछ वर्क डन की, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जब हम बात करते हैं कुछ ना कुछ वर्क डन की, तो वही वर्क डन यहां पर कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस between two conductor is equal to work done in transferring of unit positive charge from one conductor to other through the metallic wire। मतलब आपके पास एक चार्ज है, तो उस चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक ले जाने में जो वर्क डन करा उसे कहा गया है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो एक चार्ज यहां से निकलकर दूसरे कंडक्टर तक जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक आने में, एक कंडक्टर से लेकर दूसरे कंडक्टर तक आने में जो वर्क डन होता है उसे कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, V इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है, W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ना बच्चा, ये होती है बेटा वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट आप हमेशा याद रखोगे, यूनिट क्या होती है, वोल्ट। मान लीजिए आपके पास 1 कूलाम का चार्ज है, उसको ट्रांसफर करने में आपने 1 जूल वर्क करा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 कूलाम। तो V की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, V इज 1 वोल्ट, W इज 1 जूल एंड Q इज 1 कूलाम। बेटा याद रखिएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है जब 1 जूल इज वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, द प्रॉब्लम इन द पाथ ऑफ करंट, द अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट। करंट के रास्ते में होने वाला विरोध, करंट के रास्ते में होने वाली दिक्कत, करंट के रास्ते में होने वाली परेशानी, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बच्चा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द बैरियर इन द पाथ ऑफ करंट। अब देखिए, अभी आपको ओम्स लॉ ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं। ओम्स लॉ 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होगा। ठीक है, V प्रोपोर्शनल I,
ठीक है ना बच्चा, वी प्रोपोर्शनल, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा करंट होगा, लेकिन शर्त यह है कि यहां पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो बाय दिस आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हो, R इज इक्वल टू वी बाय आई, और R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है, करंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है। अब देखिए इन बातों को ओम अंकल ने बताया, और ओम अंकल ने बोला तो उनको दुनिया हमेशा याद रखे, इसीलिए, ठीक है, इसलिए इसकी यूनिट को क्या रखा, ओम। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, पहला लेंथ पर, दूसरा एरिया पर, तीसरा मटेरियल पर। हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, ठीक है ना, हर एक मटेरियल का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। सबसे कम होता है सिल्वर का, और अगला है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, फॉर ओमिक कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है ना, याद रखना। फॉर ओमिक कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी बातों को, ये सभी बातें पूछी जाती हैं। अब एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, भाई जब आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स लगाते हैं तो कोशिश करा करिए कि आप CFL यूज करो, ठीक है ना, CFL, या फिर आप CFL की जगह और LED यूज कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा ये करीबन 60-70% एनर्जी बचाते हैं, और इनकी जो लाइफ होती है 6 से 10 गुना ज्यादा होती है ना, जो रेगुलर बल्ब होते हैं। इसके अलावा, है ना, होम्स का इंसुलेशन भी अलाउ करो, ठीक है। होम्स का इंसुलेशन करोगे ना तो इससे कम एनर्जी यूज होगी। भाई वायुमंडल की, वातावरण की हम ठंडी हवा का उपयोग करेंगे, और वायुमंडल और वातावरण की जब हम ठंडी हवा का उपयोग करेंगे तो हमें, भाई इसके अलावा एक और काम कर सकते हो, ये वायुमंडल वातावरण की प्रकृति रोशनी का यूज करो। प्राकृतिक रोशनी का अगर हम यूज करते हैं तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है। इलेक्ट्रिसिटी बचती है तो एनवायरमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो माहौल है, वो थोड़ा सा संभल जाएगा। ठीक है, आप देखो बहुत सारी मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस मिलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, ओवन, ड्रायर, फ्रीजर, स्टोव, डिश वॉशर। ये लेस एनर्जी यूज करते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ रेटिंग होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा रेटिंग होती है उतनी कम एनर्जी को वो कंज्यूम करता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, इन सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए एफिशिएंसी फ्यूल की ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेट कम करना चाहिए हमें व्हीकल का, भाई लेकिन अब आपको स्पोर्ट बाइक का शौक है तो वो तो भारी होती है, लेकिन वो पेट्रोल भी ज्यादा खाती है। तो व्हीकल का वेट कम करना चाहिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, एडवांस टाइप के टायर्स का यूज करना चाहिए, जिससे फ्रिक्शन के एनर्जी लॉसेस को कम किया जा सके, और हमारी एनर्जी कंज्यूम कम किया जा सके, ताकि हमारी एनर्जी बच सके, क्योंकि व्हीकल पेट्रोल डीजल पर ही तो काम करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बिल्डिंग लोकेशन है ना, और जो उसकी सराउंडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी बिल्डिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, किसी भी बिल्डिंग की लाइट को मेंटेन के लिए। प्रॉपर विंडो का इंस्टॉलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर लगे होना चाहिए, वेंटिलेटर लगे होते हैं छतों के ऊपर, ठीक है, जिससे हवा अच्छी तरह से आए और हवा अच्छी तरह से जाए। तो इन सभी बातों को अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिएगा, इन सभी बातों को हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लीजिएगा, और मजा तो आएगा। स्टार्टिंग इस चैप्टर की बहुत अच्छी है, एंडिंग में थोड़ी सी बच्चे ये बातें इग्नोर कर देते हैं कि अरे हम क्या करेंगे एनर्जी बचा के, लेकिन सच तो यही है कि हमें कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। सच तो यही है कि प्रकृति है तो हम हैं तो हमारा कर्तव्य है इस प्रकृति को बचाना। तो इसी संदेश के साथ, इसी मैसेज के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम दोबारा अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।